तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे पित्तज गिरने की चिकित्सा का बचाव भाग और कफस गिरने की चिकित्सा। पित्तज कोटेशन नंबर 167 में बताया है वचादी चूर्ण। इसका प्रयोग हम पित्तज गिरने में करेंगे। फिर कोटेशन नंबर 168 और 169 में किराताद्य चूर्ण, इसमें चिरायता होता है। इसका किराताद्य चूर्ण का प्रयोग पित्तज ग्रहणी में अपन करते हैं। अब श्लेष्म ग्रहणी की चिकित्सा। ग्रहण्याम श्लेष्म दुष्टाम अमितस्य यथाविधि कटु अम्ल लवण क्षार तीक्ष्ण विधि वर्धित, अर्थात कफ से दुष्ट ग्रहणी की दूषितो जन्म विधि पूर्वक हवन करा देने के बाद कटु अम्ल लवण क्षार तिक्त द्रव्यों का उपयोग कर अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए। ये कफ ग्रहणी का चिकित्सा सिद्धांत है। कोटेशन नंबर 148 149 में बताया मधुकासव। मधुकासव का प्रयोग कफज ग्रहणी की चिकित्सा में करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, लोद्रासव या मधुआसव का प्रयोग प्रमेय में करते हैं। मध्वासव का प्रयोग कुष्ठ में भी करते हैं और मधुकासव का प्रयोग कफस ग्रहणी में, जो भी आपको बताया। फिर कोटेशन नंबर 155 में दुरालाबासव का प्रयोग कफस ग्रहणी में करते हैं। तो दुरालाबाद ग्रत का प्रयोग राजेश समय में बताया गया है। दुरालाबासव का प्रयोग कफस ग्रहणी में बताया है। और इसके फिर बाद में बताया मूलासव का प्रयोग भी कफस ग्रहणी में बताया है। इसके बाद कोटेशन नंबर 160 में बताया पिंडासव का इस आसव का मात्रा बताइए। एक पल से लेके एक अंजलि तक इसकी मात्रा बताई गई है, पिंडासव की मात्रा। और इसका सेवन 1 मास तक करना चाहिए। इसके सेवन से क्या लाभ मिलता है? इच्छेत तेषाम अनुत्पत्ति रोगाणाम योत्रवे, अर्थात मनुष्य की इच्छा करे कि मुझे कोई रोग नहीं हो तो इसका सेवन उसे निरंतर करना चाहिए, पिंडासव। फिर हम मध्वरिष्ठ का प्रयोग कफस ग्रहणी में करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट क्षारकृत, कोटेशन नंबर 171 में बताया क्षारग्रत का प्रयोग कफस ग्रहणी में करते हैं। फिर बलातक क्षार का प्रयोग कफस ग्रहणी में करते हैं। दुरालाबाद क्षार का प्रयोग कफस ग्रहणी में करते हैं। बुनिम्मारी क्षार का प्रयोग कफस ग्रहणी में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्षार गुटिका, ये कृष्णात्रेय के द्वारा बताई गई है। इसमें भावना वार्ताक रस यानी कंठकारी की इसमें भावना देते हैं इस क्षार गुटिका में। इसका प्रयोग भोजन करने के बाद गर्म जल से करें, भोजनोत्तर गर्म जल से इसका प्रयोग करते हैं। चतुर्थ क्षार का प्रयोग भी कफस ग्रहणी में बताया। पंचम क्षार का प्रयोग, इसका भी प्रयोग कफस ग्रहणी में बताया। फिर अब है त्रिदोषज ग्रहणी रोग की चिकित्सा। त्रिदोषे द्विविधे वैद्य पंचकर्मणि कार्ये गर्त क्षारासव अरिष्टान तद्दात अग्निवर्धन। पंचकर्म का विधान जाने वाले चिकित्सक को चाहिए कि वह त्रिदोषजन्य ग्रहणी रोग में विधि पूर्वक पंचकर्म का प्रयोग करा दे। पंचकर्म करने के बाद अग्नि को बढ़ाने वाले क्षारगतासव अरिष्ट का प्रयोग कराए। क्वेश्चन नंबर 195 में बताया वात पित्त कफजन्य ग्रहणी चिकित्सा अलग अलग स्थितियों अलग अलग बताइए। चिकित्सा को क्रम से एक के बाद एक करना चाहिए, तो सभी मिलाकर कर सकते हैं। ग्रहणाशक अनेक प्रकार की कल्पनाएं बताइए। इसमें बताया कि श्लेष्म ग्रहणी में अवस्था की चिकित्सा,
कवच ग्रहण में रुक्ष अग्नि दीपक तिक्त द्रव्य को द्वारा कात बनाकर धारण कर बार बार से थूकना चाहिए। कोटेशन नंबर 201 में बताया व्रत श्रेष्ठ अग्नि दीपक होता है। स्नेह में परम विद्यात दुर्दीपनम नालम स्नेह सिद्धस्य समायम दुर्गंधपी दीपने घृत योजन मंदाग्नि जन्य अतिसार रुक्षताग्नि वादित मंदाग्नि। हम अतिसार में भी दीपने घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहणी से पीड़ित व्यक्ति की यदि अग्नि मंद हो, उसका मल कठिन होने के कारण बहुत कठिनता से निकलता है, तो नमक और घृत मिलाकर उसका प्रयोग भोजन के मध्य में करें। दीर्घकालिक रोग में मांस रस का प्रयोग, इसे मांस रस का प्रयोग भी बताया गया है। अब भस्मक रोग कोटेशन नंबर 217। भस्मक इसको तीक्ष्ण आग में बोलते हैं। जब मनुष्य के शरीर में कफ क्षीण हो जाता है, पित्त कुपित होता है, तो उस पित्त के साथ में वायु लगी रहती है, तो वह पित्त अग्नि के स्थान में अर्थात ग्रहणी कला में जाकर अपनी गर्मी से जठराग्नि को बल देता है। जब जठराग्नि बल बढ़ जाता है तो अग्नि और वायु रुक्ष शरीर में अन्य के गुणों को दबाकर शीघ्र ही पचा डालते हैं। अर्थात अग्नि और पित्त के संयोग से तीक्ष्ण जठराग्नि खाए आहार को बार बार शीघ्र ही पचा डालती है। यदि शीघ्र ही अन्य आहार न मिले तो अन्न को पकाकर रक्त आदि धातुओं को पचाने लगती है। धातुओं के पचने पर दुर्बलता, अनेक प्रकार के रोग और मृत्यु तक संभावित हो जाते हैं। भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए रोगी को शांति मिलती है, पर जब शीघ्र ही अन्न का पाचन हो जाता है तो रोगी पुनः बेचैन हो जाता है। इस प्रकार अग्नि के बढ़ जाने पर व्यास की दिखता साधु आदि उत्पन्न होते हैं। तो ये भस्मक रोग है। इसमें नरे क्षीण कप्पे पित्त कुपितम मार्तगनम। भस्मक रोग की चिकित्सा में बताया गुरु स्निग्धम शीतल मधुर विजले, अर्थात जिस प्रकार बड़ी अग्नि को शांति जल के द्वारा शीघ्र उसी प्रकार अग्नि के अत्यंत तीव्र हो जाने पर गुरु स्निग्ध शीतल मधुर विज्जल अन्नपान के द्वारा शीघ्र शांति करनी चाहिए। यदि गुरु स्निग्ध सेवन करने जीर्ण भी हो जाए तो बार बार उसे भोजन देना चाहिए। भस्मक रोग में अपन को द्रव पायस कसरा स्निग्धार मालपुआ आदि आदि आपको भोजन उसमें देना चाहिए। इसमें भेड़ के घृत का भी प्रयोग घृत का भी प्रयोग बताया है। या फिर वेदेत सिरा उसके बाद में बताएगी सिरा वेद के जीने गण से पकड़ दी में मिलाकर पियो। इसमें स्नेह का प्रयोग भी बताया कि इसमें पशु पक्षियों के मांस में सिद्ध तेल रहित घृत व समझा तेल रहित घृत स्नेह मज्जा का प्रयोग अपन इसमें कर सकते हैं। इसमें नारी शीर का भी प्रयोग बताया है। तिकने में आहार विहार यच किंचित मधुरम मध्यम स्मरणम गुरु भोजनम सर्वम अग्नितम प्रश्न। जो कोई आहार द्रव्य मधु स्निग्ध मेदोवर्धक कफवर्धक गुरु उसका जो दिन में से हितकर होता है। फिर समाग्नि का कफे वृद्धि जीते पित्ते मार्तों चैन लग्नम सम धातु पचते, अर्थात उपयुक्त चिकित्सक जो कफ के बढ़ जाने पित्त और वायु के जीतने पर जठराग्नि सम हो जाती है, तो वास्तविक समान मात्रा में हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ समसन विषमासन और अध्यसन की परिभाषा बताई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजी सिलेबस। एक ही काल में पत्ते और अपत्य को एक साथ मिलाकर भोजन करने को समसन कहते हैं। पत्ते अपत्य भुक्तम समसनाहितम। विषमासन किसे कहते हैं? मात्रा से अधिक अथवा अल्प निश्चित काल से पहले तो बाद में किए गए आहार को विषमासन कहते हैं। अर्थात विषम बहु अल्प प्राप्त कालो इसको विषमासन कहते हैं। अध्यसन क्या होता है? भुक्तम पूर्व अन्न से तू पुनर्ध्यसन होता है, अर्थात पहले खाए हुए आहार का पाचन न हो और अवस्था में वो कोष्ठ में वर्तमान और पुनः भोजन कर लिया जाए तो उसको अध्यसन कहते हैं। कब आहार लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए? प्रातः काल में सेवन किए गए आहार का पूर्ण पाचन न हो तो भी सायकाल में भोजन करने से कोई हानि नहीं होती। ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है बच्चों। इस कारण यह है कि जिस प्रकार दिन में सूर्य की किरणों से कमल खिला रहता है, उसी प्रकार दिन में सूर्य की किरणों से हृदय विकसित रहता है।
प्रत्येक विषय होने से के सभी स्रोत खुल जाते हैं। इसी प्रकार ये गृहिणी चिकित्सा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अपना गृहिणी चिकित्सा, गृहिणी वातज गृहिणी पित्तज गृहिणी कफज गृहिणी चिकित्सा, सन्निपातज गृहिणी चिकित्सा, उसके बाद में भस्मक रोग और उसकी चिकित्सा पड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।